हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 जुलाई के मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी पाठशाला के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको डेली पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करा दी जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी पाठशाला को, तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के डेली लेक्चर्स के लिए। तो जो 2 जुलाई था हमारा, यानी कल का हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आया था। देखो, मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो अभी मैं जो दूसरे के मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस कारण जो है कल का वीडियो नहीं आ पाया था। तो चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। और आज थोड़ा लेट भी हो गया है, तो देखते हैं अपना करंट अफेयर्स। पहले कल के अभ्यास प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। 2 प्रश्न पूछे गए थे आपसे। पहला प्रश्न, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए माइकल मार्टिन। दूसरा प्रश्न, इनमें से किस राज्य से मध्य प्रदेश जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश राज्य है हमारा, वो हरियाणा राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर देख लो मैप में, यहाँ पर देखो बीचों बीच मध्य प्रदेश है, जिसकी राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश जो है अपने सीमा साझा करता है गुजरात, यहाँ पर देखो राजस्थान है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ लगती है इसकी सीमा, यहाँ पर छत्तीसगढ़, और यहाँ पर नीचे महाराष्ट्र के साथ इसकी सीमा लगती है। और यहाँ पर देखो पर्पल कलर का पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच में हरियाणा है, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है, याद रखना। चलो आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष यह दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखना। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो डिटेल्स, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की हम बात कर रहे हैं। तो देखो, ये राष्ट्रीय दिवस है, यानी सिर्फ हमारे भारत में मनाया जाता है। तो पूछा जा रहा है आपसे, भारत में प्रतिवर्ष यह दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। 2020 की थीम क्या है इस दिवस की? तो 2020 की थीम है कोविड महामारी की मृत्यु दर कम करना। इंग्लिश में अगर बोले तो लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। थीम याद रखना। डॉक्टर्स की उपलब्धियों और चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम हासिल करने वाले डॉक्टर्स के सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया? तो पहली बार यह दिवस जो है 1991 में मनाया गया था। क्यों यह दिवस हम मनाते हैं? तो भारत के जो प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर थे विधान चंद्र रॉय जी, उनका जन्म दिवस इसी दिन हुआ था। तो उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में यह दिवस हम मनाते हैं। और इनका जन्म जो है 1882 में हुआ था, याद रखना। और डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो हैं, ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगर आपसे ये कोई पूछे कि पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, तो क्या नाम बताना है आपको? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जिनके जन्म दिवस के रूप में हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को 1961 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये भी याद रखना आप। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जो भी हमारे महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल जी, इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, याद रखना। यहाँ पर आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। चलो डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पर देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, जिसे हम अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट भी बोलते हैं, उसने भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। के वेणुगोपाल का कार्यकाल जो है 1 जुलाई 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। और के वेणुगोपाल जो है भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल यानी 15वें महान्यायवादी है भारत के। और जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इनकी भी पुनः नियुक्ति की गई है 3 साल के लिए, याद रखना। चलो आगे देखते हैं महान्यायवादी के बारे में। यहाँ पर देखो, भारत का महान्यायवादी जो है उसके बारे में जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 76 में दिया गया है। महान्यायवादी जो है सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी जो है न तो संसद का सदस्य होता है, न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, यानी इन्हें बोलने का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये अपना वोट नहीं दे सकते, यानी इन्हें मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है। यह अनुच्छेद 88 में दिया गया है, याद रखना। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। और महान्यायवादी का कार्यकाल जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। देखो, भारत के जो महान्यायवादी है उनका जो है टर्म यानी कार्यकाल फिक्स नहीं है कि ऐसा होता है कि जहां मान लो 4 साल की है, 5 साल की है, मतलब फिक्स नहीं है कोई भी। जब तक भारत के राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक जो महान्यायवादी है वो अपने पद पर रह सकते हैं, याद रखना। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। तो ये भारत के महान्यायवादी के बारे में याद रख सकते हो आप। चलो आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जिनेवा में स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है? तो जिनेवा में जो स्विट्जरलैंड का जो जिनेवा शहर है उसमें जितने भी संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठन हैं उनका स्थायी प्रतिनिधि इन्हें चुना गया है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है इंद्रमणि पांडे, याद रखना। हाँ, आप ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का स्थायी प्रतिनिधि जो है वो टीएस त्रिमूर्ति हैं। आपको इस क्वेश्चन में लग रहा हो कि हाँ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी प्रतिनिधि तो नहीं पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा जा रहा है जो जिनेवा में स्थित है संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठन, उसमें स्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया? तो है इंद्रमणि पांडे। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो डिटेल्स। वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि भी आप बोल सकते हैं उसके रूप में नियुक्त किया गया है। वह जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और संयुक्त जो जिनेवा शहर है उसमें 25 से ज्यादा भी महत्वपूर्ण संगठने हैं। 2-3 संगठन का नाम आप याद रखो। इनमें देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है काफी महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है यूएनएचआरसी ये भी महत्वपूर्ण है, और विश्व व्यापार संगठन जो है डब्ल्यूटीओ, इन सभी का मुख्यालय जो है जिनेवा में ही है, याद रखना। श्री पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और फिलहाल विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर कार्यरत हैं। और जो इंद्रमणि पांडे ये किसका स्थान लेंगे? तो राजीव कुमार चंद्र का स्थान लेंगे ये। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है किसानों के लिए? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, सी ऑप्शन राइट है। आगे हम एचडीएफसी बैंक के बारे में भी जानेंगे, पहले यहाँ पर देख लो डिटेल्स। एचडीएफसी बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। किसान अपने मोबाइल फोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी और जो एसएमएस सलाहकार, ई पुशहाट, किसान टीवी जैसे वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करेंगी। आगे देखते हैं हम एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी का पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना हुआ था 1994 में, मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में, और इस बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बैंक की टैगलाइन जो एग्जाम में पूछी जाती है तो याद रखना टैगलाइन, एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और एमडी कौन है? तो इनका नाम है आदित्य पुरी, याद रखना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है उसके पद पर थे, अध्यक्ष के पद पर थे शशांक मनोहर जी, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। और सौरभ गांगुली आपको पता होगा बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, याद रखना। आगे देख लेते हैं डिटेल्स। यहाँ पर देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने 2 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो 2 बार 2 साल तक इस पद पर रहे, याद रखना। आईसीसी ने उत्तराधिकारी न चुने जाने तक, जब तक मतलब नए अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं तब तक जो उपाध्यक्ष आईसीसी के इमरान ख्वाजा वो अपने अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे, याद रखना। और आईसीसी के नियमों के अनुसार अगर देखें तो आईसीसी का जो अध्यक्ष है वो अधिकतम 3 कार्यकाल की इजाजत है, मतलब 3 कार्यकाल तक के लिए रह सकते हैं। जैसे 2 साल के लिए 1 कार्यकाल होता है, तो यानी ये 3 बार तक 2 साल के लिए रह सकते हैं, याद रखना। इस प्रकार शशांक मनोहर जो है आईसीसी पद पर 2 साल और रह सकते थे, लेकिन इन्होंने अभी अपना इस्तीफा दे दिया है। और हाल ही में नितिन मेनन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों की एलिट पैनल में शामिल किया है, तो इसे भी याद रखना। चलो आगे देखते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुआ 1909 में, मुख्यालय इसका है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। अध्यक्ष अभी शशांक मनोहर थे, लेकिन अभी आगे जाके नए बनेंगे। सीईओ है मनु साहनी, ये भारतीय हैं, और शशांक मनोहर भी भारतीय हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। और आईसीसी का मोटो है क्रिकेट फॉर गुड, याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी सेना में निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो निगार जौहर जो है पाकिस्तान की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। यहाँ पर आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो, पाकिस्तानी सेना ने मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया है, और इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं निगार जौहर। और अधिकारी को पाक सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण जारी किया है? तो मत्स्य संपदा का पहला संस्करण जारी किया है गिरिराज सिंह ने, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। डिटेल्स कवर करते हैं। यहाँ पर देखो,
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा मत्स्य पालन और जलीय कृषि न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों को जारी किया गया है। यह न्यूज़लेटर त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। मत्स्य संपदा का उद्देश्य मत्स्य पालन और मत्स्य पालन में नवीनतम उन्नति और सर्वोत्तम प्रयासों पर मछुआरों और मछली किसानों को शिक्षित करना है। तो मत्स्य पालन का उद्देश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है? तो विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है रविंद्र जडेजा को, याद रखना। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो, भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया, याद रखना। 21वीं सदी की बात हो रही है यहाँ पर। उन्होंने 2019 में यानी रविंद्र जडेजा ने अपनी कैरियर की शुरुआत 2009 में की थी और 2020 तक मतलब अभी तक यह भारत के लिए 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे मैच और 49 T20 मैच खेल चुके हैं। जडेजा की MVP रेटिंग जो है लगभग 97.3% है, जो श्रीलंका के जो मुथैया मुरलीधरन है उसके बाद दूसरे स्थान पर इन्हें रखता है, यानी 21वीं सदी के दूसरा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने हैं रविंद्र जडेजा मुरलीधरन के बाद, याद रखना। विजन क्रिकेट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए अपने टूल क्रिकविज का इस्तेमाल करता है। तो कौन सा टूल का इस्तेमाल करता है यहाँ पे? विजन क्रिकेट क्रिकविज टूल का, याद रखना। और हाल ही में विजन के द्वारा एक पोल कराया गया था जिसमें सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जी के बारे में दोनों के ऊपर वोटिंग करनी थी कि कौन जो है 50 वर्षों में भारत का सबसे महानतम टेस्ट खिलाड़ी रहा है। तो यहाँ पर जो प्रतियोगिता है वो किसने जीता है? राहुल द्रविड़ जी, रविंद्र जडेजा से कंफ्यूज हो जा रहा हूं मैं। तो राहुल द्रविड़ है, याद रखना, जो 50 सालों में भारत के महानतम टेस्ट खिलाड़ी चुने गए हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष बन गए श्रीकांत माधव वैद्य, याद रखना, डी ऑप्शन राइट है। डिटेल्स देखो, श्रीकांत माधव वैद्य ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वह अक्टूबर 2019 से IOC बोर्ड में निदेशक थे और यह जो है संजीव सिंह का स्थान लेंगे और संजीव सिंह जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं 30 जून को, याद रखना। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का स्थापना हुआ 1959 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए CEO कौन बने हैं? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है हमारा, उसके नए CEO बन गए हैं रविंदर भाकर, याद रखना, बी ऑप्शन राइट है। यहाँ पर देख लो डिटेल्स, रविंदर भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO का पदभार ग्रहण कर लिया है। CEO का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, याद रखना। और जो रविंदर भाकर है वो अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। आगे हम जानेंगे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बारे में। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, याद रखना। यह भारत में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों, टीवी विज्ञापनों और विभिन्न दृश्य सामग्री की समीक्षा करने संबंधी विनियामक निकाय है। इसका स्थापना हुआ था 1951 में, मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में। और CBFC जो है यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसके प्रमुख हैं प्रसून जोशी। और कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है ये? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करता है। आप कमेंट बॉक्स में सूचना एवं प्रसारण मंत्री का नाम लिखेंगे। टैगलाइन है इसकी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज, ये किसी बैंक का टैगलाइन है। आप चलो कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये जो टैगलाइन एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज ये किस बैंक का है। यहाँ पे गलती से मैंने टैगलाइन रख दिया था, सॉरी। चलो बताना आप एक जो टैगलाइन है किस बैंक का है। आगे देखते हैं, कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर दिवस यानी GST डे कब मनाया गया? तो 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब तक के लिए विस्तार कर दिया गया है इसका? तो इसका विस्तार जो है नवंबर 2020 के लिए किया गया है। भारत ने किस देश के साथ खोलोक्सू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और भूटान के द्वारा हस्ताक्षर किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए। और यह प्रोजेक्ट जो है भूटान में बनाया जा रहा है, याद रखना। कमेंट बॉक्स में लिखना आपकी भूटान में यह प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जा रहा है, वो लिखना है आपको। चौथा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए कील कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। आगे देखो, किस राज्य ने भारत का पहला कवक पार्क यानी लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो उत्तराखंड में विकसित किया गया है। किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है? तो यह महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में लाजर चकवेरा जो है किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये मलावी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे बैट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है, ये पॉप स्टार है, बोयेंसे इनका नाम है, याद रखना।
आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। कल के प्रश्नों का रिवीजन हमने कर ही लिया। आज का व्यास प्रश्न आ गया आपके लिए, जिसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? किस मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जाएगा? ऑप्शन है वन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। दूसरा प्रश्न, इनमें से किस राज्य से पंजाब की सीमा नहीं लगती है? तो आपका ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो इन दोनों प्रश्नों का सही उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका सही उत्तर आपको मैं कल बता दूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ा हम लेट हो गए हैं, किसी कारणवश मोबाइल खराब हो गया है मेरा, उसके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।